ये भी मुझे बताइए शैलेंद्र जी कि कई बार आप जीवन में तमाम योग्यताओं को लेकर चलते हैं। आपने खुद भी कहा कि क्या बुंदेलखंड से जो कैबिनेट मंत्रियों की भरमार रही, उसका खामियाजा 3 बार के विधायक को भी भुगतना पड़ा? हमारे एक साहित्य एक कवि होते थे सागर में, श्रद्धेय निर्मल चंद जी निर्मल। उन्होंने एक कविता मुझे भेंट की थी। उसको मैंने अपना ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा बना लिया। उसमें कहा है, कर्म का सूरज जिन्हें है राह देता, निष्काम सेवा भाव जिनको चाह देता, पद बहुत छोटा हुआ करता है उनको, वक्त जिनको देश की परवाह देता। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये संतुष्टि का भाव नहीं आना चाहिए। लेकिन ये कम नहीं है, कमतर नहीं है कि आप 3 बार से सागर जैसे महत्वपूर्ण स्थान से विधायक हैं और जनता का इतना विश्वास अर्जित करने में मुझे सफलता प्राप्त की है। लोगों का विश्वास आपने कायम रखा है, तो ये छोटी बात नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ये क्या कुछ कम है कि हम लगातार 3 बार से सागर जैसे महत्वपूर्ण शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप अगर हम काम नहीं कर रहे होते तो लोग क्यों हमें दोबारा और तिबारा ये अवसर देते। तो मैं समझता हूँ कि महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हम सब चीज़ें दांव पे लगा दें और इस बात का रोना रोएं, तो ये उचित मुझे नहीं लगता। कहा है, भाग्यम फलति सर्वत्रम, नाचा विद्या नाचा पौरुषम। पुरुषार्थ और विद्या फलित होती है, ये नहीं है। फलित होने वाला भाग्य है। जिस समय भाग्य फलित होगा वो सागर की जनता बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं उसके लिए। आपने निर्मल जी की एक सुंदर कविता को उद्धृत किया। एक शेर मुझे भी याद आता है जो आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मैं अक्सर पूछता हूं कि जो भी आता है वही दिल में समा जाता है, न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। ये दरिया जो इनका समंदर प्यासा है कि दरिया चले आ रहे हैं, ये दरिया दूसरी पार्टी से भी चले आ रहे हैं, धड़ाधड़ चले आ रहे हैं। और अब तो बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी हो गई है कि भैया नहीं जम रहा है उधर, और खासतौर से कांग्रेस में नहीं चलेगा क्या, इधर आने का, मस्त रहने का, बीजेपी में वो सब कुछ मिलेगा, टेंशन पालने का इच्छा नहीं, मंत्री बनने का क्या, इधर बनने का। तो सर ये तो मुश्किल और बढ़ जाएगी फिर। ये मतलब वो नहीं बनना चाहिए कि ये कोई एक परंपरा बन जाए। वो एक खास समय के लिए, एक खास उद्देश्य के लिए किया गया एक प्रयोग था। और प्रयोग क्या था, ये उस दल विशेष में जो लोगों को वो हो रही थी बेचैनी जी, उस बेचैनी से लोग निकल के और स्वयं गंगा जी में मिलने के लिए वो नदियाँ आ गईं। तो इसमें गंगा जी उस तरफ नहीं गई। गंगा जी में वो अगर नदियाँ आके मिलना चाह रही थी तो मुझे लगता है कि उस समय गंगा जी की भी आवश्यकता रही होगी, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं बन सकती, ये हमारी एक हमेशा के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती, क्योंकि उस सारे घटनाक्रम में हमने अपने कितने कार्यकर्ताओं को की बलि दी है। और पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ तो लोग
बलिदानों की एक परंपरा रही है। हमारे फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कश्मीर की एकता अखंडता के लिए कुर्बानी दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कुर्बानी दी। ऐसे हमारे अनेक साथियों ने कुर्बानी दी, लेकिन कुर्बानी की परंपरा जब आवश्यकता हो तब तो ठीक है, अनावश्यक रूप से अगर ये प्रयोग होता रहेगा वो उचित नहीं होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। बीजेपी के एक नेता जो मेरे मित्र हैं वो कहते हैं, शरद जी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हमारी होती है, बोले दिल धड़कने लगता है जब हमारे यहाँ से ये मैसेज आता है कि कई उधर के लोग इधर आना चाहते हैं। तो हम ये पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं कि भैया इस कॉन्स्टिट्यूंसी का तो बंदा नहीं है, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। तो बात सही है, आपने बहुत खुलकर अपनी बात कही है। 2023 के चुनाव की तरफ मैं आता हूं। इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मामा उनका प्रिय संबोधन है, उसके साथ एक शब्द और जुड़ गया, बुलडोजर मामा। मध्य प्रदेश में भी देश के कुछ हिस्सों में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई अलग अलग हिस्सों में, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी परंपरा नहीं है ये, लेकिन जिस तरह ये घटनाएं हुई और जिस तरह से उसके बाद का मंजर हुआ, कांग्रेस का एलिगेशन है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान भी करता है। कुछ और सेक्टर से भी ऐसी आवाजें आई, लेकिन आप इसे किस तरह देखते हैं? अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जैसा वो कहते भी हैं कि मैं सज्जनों के लिए पुष्प की तरह कोमल हूं और दुर्जनों के लिए वज्र की तरह कठोर हूं, तो अब इस कठोरता में बुलडोजर मामा भी बहुत ताकत से शामिल हो गया। मैं समझता हूँ ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। अगर हमने सारे लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया, सज्जनों को दुर्जनों के साथ, तो ये उचित नहीं होगा। ये दुर्जनों के साथ व्यवहार को अगर जस्टिफाई किसी तरह कर भी दिया जाएगा, तो सज्जनों के साथ उसी व्यवहार को फिर कैसे हम उचित मानेंगे? अपराधियों का कोई जात नहीं होती, कोई संप्रदाय। अपराधियों के साथ, भूमाफियाओं के साथ, अनेक तरह की धाराओं में लिप्त व्यक्तियों के साथ जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए, वज्र के समान कठोरता वाला व्यवहार जो यूपी में योगी सरकार ने किया, मध्य प्रदेश में शिवराज जी उसी तरह का काम कर रहे हैं, वो मैं उचित मानता हूँ। और मुझे खुशी है, फिगर आते हैं कि लगभग 2500-3000 एकड़ ज़मीन जो है आतताइयों से मुक्त करा के और गरीबों के आशियाना के लिए अगर उपयोग हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि गद्दे जैसे गंदे नाले को आपने शुद्धिकरण करके और गंगा के समान पवित्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये शुद्धिकरण का काम बिल्कुल अच्छा है। ये तो क्या बोलते हैं, लोगों को उनका अधिकार दिलाने का, एक समाजवाद लाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। ये मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे हैं कि गरीबों को वो ज़मीन देंगे, तो आप इसको पूरी तरह उचित मानते हैं। और इस अभियान को सामाजिक समरसता बनी रहे, ये भी जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये भी मानते होंगे कि ये दायित्व भी लेकर जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ना है, लेकिन ये भी बहुत साफ रखना है कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है। यही आपने बात कही। हमारे सागर की बड़ी परंपरा रही है, यहाँ पे जो कहते हैं ना कि गंगा यमुना वाली जो जी गंगा जमुनी तहजीब जो है, उसकी मिसाल रही है। 1962 वाज द लास्ट इंसिडेंस जब राइट हुए और अराजकता हुई, आगजनी हुई, लेकिन सिंस 1962 सागर में एक भी घटना वहाँ
अयोध्या में घट गई, लेकिन उसकी धमक सागर में नहीं आने पाई, क्योंकि सागर की जनता के बीच में कहीं किसी तरह की वैमनस्यता नहीं है। हम लोग एक बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की भावना के तहत यहाँ पे एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहते हैं। ईद पे उनके साथ खुशियाँ मनाते हैं, वो हमारे दीपावली और दशहरा में सम्मिलित होते हैं। तो हमारे सागर की तो ये खूबी है और हमें अपनी इस संस्कृति पे बड़ा गर्व है और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी वो परंपरा जो है आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं सागर को कि आप अपने स्वरूप के साथ आगे बढ़ें। 2023 की अगर मैं बात करूं कि अगर ये दावा भारतीय जनता पार्टी ताकत से करती है कि वो 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है, और अब एक नया नारा आपकी पार्टी में गूंज रहा है, डबल इंजन की सरकार। यानी अब मैं ये स्ट्रैटेजी कभी मैंने पढ़ी थी कि कांग्रेस का वो दौर जब इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनका चेहरा विधानसभा चुनाव में भी एक चेहरा होता था। आज वो चीज़ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ी जाती है कि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी, और मध्य प्रदेश में शिवराज जी और मोदी जी। तो ये डबल इंजन, क्या आपको लगता है कि आपको इतनी ताकत से खींच कर ले जाएगा, अगर ये आपका दावा है, होगा ही, कि आप 5वीं बार सरकार बनाने के स्टेशन पर खड़े होंगे, तो क्या क्या चीजें इसमें होंगी उपयोगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के दावे पर अगर मुहर लगाती है, क्यों? हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि चुनाव जो हैं उनकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति 5 साल 365 दिन अपनी परिवार के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको किसी तरह के विचों की और किसी तरह के इसकी बहुत वो नहीं होती, डर नहीं होता। तो मुझे तो चुनाव से कभी डर नहीं लगता, और मैं आपको बड़ा विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूँ कि अनेक लोगों का हमने देखा है कि चुनाव में वो सोते ही नहीं हैं, रात रात जग रहे हैं, काम कर रहे हैं लोगों से। मैंने कहा कि आवश्यकता क्या है? अगर आप बाकी के दिनों में एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो चुनाव के दौरान भी उतने घंटे हम काम करते हैं जितने घंटे सामान्य दिनों में करते हैं। मुझे चुनाव से कभी भय नहीं लगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम पहली बार उन गलियों में जा रहे हों, पहली बार उन लोगों से साक्षात्कार हो रहा हो, तो वो तो मेरी निजी बात हो गई। वर्ष 2023 की आपने जो बात की, वो मुझे लगता है कि ये जो डबल इंजन वाला मामला है, ये यूपी में मुझे जाने का अवसर मिला, बड़ा कारगर है। वहाँ माननीय योगीनाथ जी की प्रति भी लोगों के मन में बड़ा आदर और श्रद्धा थी, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें एड्रेस की थी। साथ में मोदी जी का जो डबल इंजन लग गया, तो यूपी सरकार मतलब नैया पार करने में ये डबल इंजन बड़ा कारगर हुआ। तो मैं लगता है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह का जो प्रयोग होगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में सही तालमेल, एक सामंजस्य बना के, और केंद्र और राज्य दोनों के संसाधनों को मिला के विकास करने का अगर जो फार्मूला इस समय चल रहा है, वो फार्मूला वास्तव में जन कल्याणकारी है। आज मैक्सिमम जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र से प्रवर्तक योजनाएं हैं, 60% का अंशदान केंद्र का है, 40% का अंशदान राज्य का है। तो इस तरह का जो फार्मूला है वो बहुत उपयोगी है, और यही फार्मूला अगर चुनाव के वक्त में अपनाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि
परिणाम अच्छे आएंगे। और यूपी हमारे सामने है बहुत बड़े उदाहरण के रूप में, उत्तराखंड हमारे सामने है, गोवा में अन्य स्थानों पे ये हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में कहीं कोई बहुत बड़ी चुनौती मुझे नज़र नहीं आ रही। विपक्ष जो है एकदम बिखरा हुआ है, हतोत्साहित है। अब चुनाव के समय कोई अलग से कोई ऐसी शक्ति उनके अंदर आ जाए और वो सामर्थ्य और शक्ति जोड़ लें, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो मुझे विपक्ष कहीं देखने में नहीं आ रहा। पक्ष और विपक्ष की आपने बात की, तो भाषा का संयम बड़ा टूट रहा है। कई बार हम भी मीडिया के साथी जब रिपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसी भाषा इधर से भी और उधर से भी, जबकि पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी के दो सबसे महत्वपूर्ण पहिए हैं। उनकी वैचारिक मतभिन्नता अपनी जगह है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं साथ चलना भी। जब नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी को चुनते हैं और उनको एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भारत का प्रतिनिधित्व करने भेजते हैं, तो पाकिस्तान में भी खलबली मच जाती है। और जब अटल बिहारी जी से भी पूछा जाता है कि नरसिम्हा राव जी से आपकी दोस्ती, बड़े सवाल होते हैं, तो उन्होंने कहा मैं पार्टी से पूछकर दोस्ती नहीं करता। वो दौर अब क्यों नहीं दिखता है? भाषा का संयम क्यों चूक रहे हैं? हालांकि शिवराज जी बहुत संयमित रहते हैं, लेकिन फिर भी कमलनाथ जी भी काफी संयमित दिखते हैं, लेकिन फिर भी बाकी नेताओं का संयम बहुत चूकता है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। और नरसिम्हा राव जी ही क्यों, श्रद्धेय इंदिरा जी के समय हमारे अटल जी को भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने भेजा गया था। नरसिम्हा राव जी ने भी उस परंपरा का निर्वहन किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। सत्ता और विपक्ष ये प्रजातंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, वो इनमें तालमेल अच्छा हो, ऐसा क्यों नहीं हो? हम एक दूसरे को गालियां देते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते ही क्यों नज़र आए? अगर हम कुछ नीतियों पे सरकार के विरोध में खड़े होते हैं तो कुछ मिनिमम कॉमन एजेंडा टाइप की चीज़ें भी तो हो सकती हैं जिनको लेके दोनों पक्ष और विपक्ष जो हैं एकमत हो सकते हैं। तो कम से कम उनके बारे में तो ठीक ढंग से बातचीत हो। जन कल्याण के मुद्दे अगर हैं, जनता से जुड़ी हुई सुविधाओं का मामला हो, तो मेरा ख्याल है पक्ष विपक्ष दो कोई नई चीज़ होनी चाहिए। आपने जो शब्दावली और शब्दों के चयन की बात कही, तो पुराने ज़माने में और नए ज़माने में डिटोरिएशन तो हुआ है, और ये डिटोरिएशन प्रजातंत्र के लिए अच्छा तो नहीं मानता। मैं माननीय शिवराज जी को इस बात के लिए हमेशा सराहना करता हूँ कि वो शब्दों का चयन इतना संकोच के साथ करते हैं कि उनके मुंह से कहीं कोई अपशब्द ना निकलने पाए। तो मैं समझता हूँ कि ये शब्दबाण जो हैं ये एक ऐसी ताकत है कि वो आपकी कमज़ोरी भी बन सकते हैं अगर गलत उपयोग हुआ। तो मैं सब लोगों को हमेशा एक बात कहता हूँ, एक युवा साथी हैं कांग्रेस के, एक दिन वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा कि कभी भी ये कोई काम मत करना कि कभी अकेले में जाके आपको अपने ही आप से अपने प्रति अपराध बोध हो कि आपने उस तरह का व्यवहार क्यों किया। एक शेर बहुत मौजू है, कहते हैं कि दुश्मनी जम के करो, दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसी मिजाज का एक शेर ये भी है कि दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। तो ये सफ़र ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति थकता है। एक दो सवालों के साथ मैं दर्शकों की तरफ चलूँगा। कुछ हमारे स्पॉन्सर्स साथी भी हैं, उनके छोटे से विज़न को भी हम सुनेंगे। मनीष से मैं आग्रह करूंगा कि वो तैयार रहें, मुस्तैद रहें, और फिर हम कुछ और दर्शकों के भी सवाल लेंगे। लेकिन जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनसे हम ज़रूर
विकास की, एक सागर के विकास की संकल्पना, और उससे जुड़ा कोई प्रश्न भी होगा तो उसका भी स्वागत है। आपका ये जो पटका है शैलेंद्र जी, ये कबीरपंथी होने की तरफ भी कई बार मुझे ऐसा लगता रहा। अब ये क्या है, इसका रहस्य तो आप ही खोल सकते हैं अगर रहस्य हो, नहीं तो बहुत सामान्य रूप से आपको अच्छा लगता है, या आपके किसी लिगेसी से पारिवारिक तौर पर, या आपकी किसी व्यवस्था से जुड़ता हो, लेकिन